तो हम बात कर रहे थे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक के संदर्भ में। तो जब 1969 में सरकार ने 14 बैंक, हमारे देश में सरकार ने, गवर्नमेंट ने 14 बैंकों का लगभग 50 करोड़ रुपए से ज्यादा जिनकी पूंजी थी, उनका सरकार ने क्या कर दिया था, राष्ट्रीयकरण कर दिया था सरकार ने। ठीक है, बाद में 1980 में भी, 1980 में भी 6 बैंकों का सरकार ने क्या कर दिया था, राष्ट्रीयकरण कर दिया था। तो सरकार जिनकी पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी, उनका नेशनलाइजेशन गवर्नमेंट ने किया कि भाई इनकी स्थिति जो है वो ठीक हो जाएगी। और दूर दराज के क्षेत्रों तक जो है, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी सरकार क्या करेगी कि बैंकिंग जो व्यवस्था थी वो बहुत अच्छे से सुदृढ़ हो जाएगी। हमारी गवर्नमेंट का ये इस तरह का प्लान था। तो हालांकि इससे ग्रामीण क्षेत्रों तक जो है ये सरकार की जो मंशा थी, सरकार का जो प्रयास था, वो ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचा भी, इस बात में कोई डाउट नहीं है। बैंकिंग की व्यवस्था धीरे धीरे, हालांकि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बैंकिंग की व्यवस्था धीरे धीरे सुदृढ़ हो रही है, उतनी सुदृढ़ आज भी नहीं है, लेकिन सरकार धीरे धीरे प्रयास कर रही है। आरबीआई ने हाल ही में एक फंड बनाया था डिजिटल लेन देन के लिए, पीओएस मशीन पहुंचाने के लिए, 500 करोड़ रुपए का फंड। उस पर भी हम आपको एक स्पेशल अलग आपको सेशन में हम आपको बताएंगे। आगे है, सरकार ने समय समय पर बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ साथ इन्हीं उद्देश्यों के चलते कुछ बैंकों का विलय भी किया। सरकार ने, अधिग्रहण भी हुआ, कोई बात नहीं, धीरे धीरे उद्देश्य एक ही था गवर्नमेंट का कि ग्रामीण क्षेत्रों में और दूर दराज के क्षेत्रों में, यानी कि सरकार ये चाहती है कि अंतिम छोर पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है उस तक भी उसका क्या पहुंचना चाहिए, लाभ पहुंचना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट का यही टारगेट होता है। ठीक है, आगे है कि राष्ट्रीयकरण के पश्चात बैंकों की खराब स्थिति में तेजी से सुधार हुआ। राष्ट्रीयकरण हुआ, 2 बैंक आपस में मिले, दोनों बैंकों की सुविधाएं आपस में मिलती हैं, उन बैंकों की शाखाएं जो हैं, अब मान लीजिए एक बैंक की शाखा इस शहर में है लेकिन दूसरे बैंक की शाखा इस शहर में नहीं है, दोनों का आपस में क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया। तो जैसे ही दोनों का विलय कर दिया गया, ये एक पहला बैंक, देखिए एक बैंक है, इस बैंक की यहाँ पर क्या है, ब्रांच है, जबकि दूसरे बैंक की इस शहर के अंदर ब्रांच नहीं है। तो अब जब दोनों बैंकों का आपस में विलय हो जाएगा, जब दोनों बैंकों का विलय हो जाएगा, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि दोनों बैंक जो हैं एक दूसरे की, अब उन ब्रांचों को, क्योंकि दोनों की अब वो संयुक्त ब्रांच हो गई है, तो अब वो एक ही बैंक की जो है ब्रांच हो गई, इसलिए वो दोनों उसे आसानी से काम में ले लेते हैं। और इस सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि संसाधनों की जो कमी जो थी संसाधनों की, वो लगभग क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। तो इससे बैंकों को बहुत फायदा होता है। वर्ष 1969 से पूर्व बैंकों की सिर्फ लगभग 8000 शाखाएं थी। देखिए मैंने आपको बताया ये बैंकों में ये सुधार भी होता है, 8000 शाखाएं थी और 1994 में बढ़कर 60,000 और वर्ष 2014 में 1,15,000 के करीब पहुंच गई थी। और उसके बाद तो प्राइवेट बैंकों का जैसे उदय हुआ, क्योंकि सरकारी बैंकों के अंदर एक तरीके से अफसरशाही जो है वो भी पूरी तरह से बढ़ गई थी। अफसर जो है वो मनमाने तरीके से काम करते थे, सरकार जितना आदेश देती थी, मतलब एक तरीके सरकार की कठपुतली के रूप में थे और लोगों को हर हाल में उन्हीं बैंकों पे फेथ करना पड़ता था। अब जब सिचुएशन बदली 1994 में, जब आरबीआई ने प्राइवेट बैंकों को प्रिंसिपल अप्रूवल देना शुरू किया, तो उसके बाद बैंकों में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी। निजी बैंक जो है उन्होंने सुविधाओं का विस्तार किया और उन्होंने उन ग्रामीण क्षेत्रों को चूज किया जिन ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बैंकिंग की व्यवस्था जो है वो कभी पहुंची नहीं थी। तो उससे जैसे जैसे बैंकिंग व्यवस्था में सुधार हुआ, प्राइवेट आने के बाद बैंकिंग व्यवस्था में सुधार हुआ, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और धीरे धीरे जो है बैंकिंग व्यवस्था जो है, बैंकिंग सेक्टर का जो लाभ है वो पूरे देश में लगभग ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी उसे मिलना शुरू हो गया था। ठीक है, तो ये बैंकिंग सेक्टर में नेशनलाइजेशन से सुधार होता है, इस बात में कोई डाउट नहीं है, ये आपको देखना है। अगला देखिए कि बैंकिंग विलय के फायदे क्या हैं। जैसे मैंने आपको बताया एडवांटेज ऑफ बैंक मर्जर, भाई बैंक को मर्ज तो कर दे गवर्नमेंट, लेकिन क्यों मर्ज करे, उसके पीछे सरकार का, हमारी गवर्नमेंट का तर्क क्या होता है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट का सबसे पहला तर्क यही होता है किसी भी बैंक को मर्ज करने के लिए, किस भारतीय बैंक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता करने में सक्षम हो जाएंगे। यानी हमारे देश के जो बैंक हैं वो जैसे ही आपस में मर्ज होंगे तो उनकी सुविधाएं क्या होंगी, बढ़ेंगी। एक बैंक दूसरे बैंक के रिसोर्सेज का क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा, क्योंकि वो दोनों अब संयुक्त रूप से क्या हो गए हैं, उसी एक सिंगल बैंक के ही हो गए हैं। वो भाई 2 बैंक अब क्या बन गए, एक बन गए। अब वो दोनों ही बैंकों की जो सुविधाएं थी, जो रिसोर्सेज थे,
वो कौन इस्तेमाल में कर रहा है? अब वही बैंक इस्तेमाल कर रहा है। मैंने आपको बताया ना कि ब्रांच जो है, मान लीजिए एक शहर में एक बैंक की ब्रांच है, अब इस शहर में जो है दूसरे बैंक की ब्रांच नहीं है। अब दोनों जैसे ही मर्ज हुए तो अब इस शहर के अंदर भी क्या हो गई है, इस बैंक की ब्रांच हो गई, इसके अंदर भी ब्रांच हो गई। यानी पहले तो सिर्फ एक में थी, इसकी इसमें, इसकी इसमें, अब दोनों में क्या होगी, उस सिंगल बैंक की ब्रांच दोनों शहरों में हो गई है। यानी इस तरीके से सुविधाओं का क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। उसके परिचालन कॉस्ट के अंदर कमी आती है। देखिए जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है उसमें भी कमी आती है। कर्मचारियों की क्षमता क्या है, बढ़ गई है। कर्मचारियों की क्षमता जब बढ़ जाती है तो उस समय पे क्या होगा, जब कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी तो काम ज्यादा आएगा, और काम ज्यादा आएगा तो बैंक के पास जैसे ही वर्क आएगा, बैंक की सेल होगी, बैंक के पास खाते खुलेंगे, बैंक के कर्मचारी काम करेंगे, तो उससे बैंक को क्या होगा कि प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो बैंक की स्थिति क्या हो जाएगी, सुदृढ़ होती चली जाएगी। तो यही हमारी सरकार का उद्देश्य है कि जब बैंकों की स्थिति सुदृढ़ होगी तो धीरे धीरे सुदृढ़ होने के बाद क्या होगा कि हमारे बैंक वर्ल्ड लेवल के बैंकों के साथ भी क्या कर पाएंगे, कंपैरिजन कर पाएंगे, उनके साथ भी उनका कंपटीशन हो पाएगा। ये हमारी सरकार चाहती है। दूसरा मैंने आपको बताया कि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो उनकी परिचालन कॉस्ट यानी कि ऑपरेशनल कॉस्ट के अंदर कमी आती है। मैंने आपको पहले बताया ऑपरेशनल कॉस्ट ये है कि उसे चलाने में, उस चीज को जो इसको हम चला रहे हैं उसके चलाने में अब क्या आएगी, कमी आएगी। देखिए जैसे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए कि आपका कोई स्टैंड है, मान लीजिए बस स्टैंड है, बस स्टैंड ए, और बस स्टैंड ए से कोई बस जाती है और वो बस जाती है बस स्टैंड बी के ऊपर। यानी कि मान लीजिए कि ए शहर से बी शहर के बीच में क्या जाती है, कोई बस जाती है, और इस बस का टाइम कितना है, 7:35 मान लीजिए, सुबह 7:35 पर यह बस जाती है ए शहर से लेके बी शहर के लिए। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो है 8:15 मान लीजिए, 8:15 के ऊपर सुबह वापस से एक दूसरी बस जाती है, एक दूसरी बस जाती है, और वो बस भी कहां जाती है, ए शहर से बी शहर के लिए जाती है। अब जब इन दोनों ही बसों में, यानी ये जो बस है, इस बस के ये जो पहली जो बस है, मान लीजिए 1 नंबर बस, इस 1 नंबर बस में ड्राइवर का खर्चा, इस 1 नंबर बस के अंदर उसके जो कंडक्टर होता है, परिचालक, उसका खर्चा, इसके अंदर इसके डीजल का खर्चा होता है, और इसके अंदर अन्य जो मेंटेनेंस के खर्चे होते हैं वो सब। तो ये इस बस के अंदर क्या हो रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं। मान लीजिए कि सारा का सारा जो खर्चा हो रहा है वो 10,000 रुपए माह का हो रहा है, ऐसा मान लीजिए। मान लीजिए एक फिगर मैंने लिखा है, करेक्ट नहीं है, क्योंकि 10-15 हजार रुपए तो आजकल ड्राइवर ले लेता है। मान लीजिए कि इस सारे खर्चे में सबसे पहला मैंने आपको बताया ड्राइवर का कॉस्ट, कंडक्टर का खर्चा, कंडक्टर की जो सैलरी है, ड्राइवर की जो सैलरी है, उसके बाद उसके जो एक्सपेंसेज हैं, डीजल जो है वो, और उसका मेंटेनेंस जो है वो, इसमें पूरा खर्चा है कितना, 10,000 रुपए का। अब दूसरी जो बस है वो बस भी इसी तरीके से चलती है, उस बस में भी अब ये खर्चा कितना आ रहा है, उस बस में भी खर्चा आ रहा है कितने का, 10,000 रुपए का। यानी इन दोनों बसों को चलाने से खर्चा कितना कितना हो रहा है, 20,000 रुपए खर्चा हो रहा है। अगर इन दोनों ही ये दोनों ही जो बस है, इनके मालिकों के बीच आपस में क्या हो जाए, इस सहमति हो जाए, और ये आपस में इसको क्या कर ले, मर्ज कर ले, कि भाई ऐसा करेंगे कि हम इन दोनों ही टाइमों को, जो टाइम हमारा 7:35 का है और 8:15 का जो टाइम है, इसके बीच में हम ऐसा करते हैं कि हम लगभग 8 बजे अपनी बस को यहां से चलाते हैं। कितने बजे रवाना करेंगे, 8 बजे हम बस को रवाना करते हैं, और एक ही बस को रवाना करेंगे। तो एक बस को रवाना करेंगे तो अब ये जो खर्चा, जो 20,000 का खर्चा था, ये घट करके कितना हो गया है, 10,000 का खर्चा। यानी 10,000 में अब बस इन सवारियों को भी ले जा रही है और इन सवारियों को भी ले जा रही है। तो इसमें क्या हुआ कि इनके ऑपरेशनल कॉस्ट, इनके संचालन के अंदर, इनका जो संचालन जो कर रहे हैं, इसके संचालन में क्या आ गया है, कमी आ गई है। सवारी उतनी बैठा के ले जाई जा रही है, थोड़ी एडजस्ट कर लिया गया, और यही अब कितना, उतना ही पैसा कमा रही है, कितने में, 10,000 के अंदर कमा रही है। तो ये होता है इनका ऑपरेशनल कॉस्ट, इसे कहते हैं संचालन का जो लागत होती है, वो इसे कहते हैं। अब ये लोग क्या करेंगे कि एक निर्धारित समय के बाद दूसरी बस को उस समय चला देंगे। तो यानी कि अब ये क्या होगा कि दो टाइमिंग को एक साथ मर्ज कर दिया इन्होंने, और इससे वो अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। तो ये आपको देखना है कि जब ऐसी सिचुएशन आती है, दो कंपनी आपस में मिलती हैं, दो बैंक आपस में मिलते हैं, तो उनका ऑपरेशनल कॉस्ट जो होता है मित्रों, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये आपको देखना है, इससे आपको बहुत आसानी से ये चीज समझ में आ जाएगी। तो ये सबसे बड़ा तो यही होता है कि ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाता है बैंकों का, क्योंकि खर्चा हो रहा है ना, खर्चा हो रहा है, ऊपर से एनपीए की समस्या मैंने आपको पहले बताई थी। तो ये इनकी समस्या है। अगला है कि इसके प्रभाव से बैंकों का एनपीए प्रबंधन और अधिक कुशल हो जाता है। मैंने आपको पहले बताया ना कि एनपीए का प्रबंधन और अधिक कुशल हो जाता है।
प्रबंधन यानी कि उसका मैनेजमेंट, ठीक है, ये मैंने इधर लिखा भी है, ये आप देख सकते हैं। दिस इफेक्ट्स मेक्स द एनपीए मैनेजमेंट ऑफ बैंक मोर इफिशिएंट, यानी और अधिक कुशल हो जाता है। कर्मचारी बढ़ गए हैं, ठीक है, दोनों का जो घाटा है, अब जो उन्होंने इंटरेस्ट जो दिया है वो प्राप्त करने के लिए दोनों बैंक मिलकर के आपसी पॉलिसी को लागू करते हैं और उनके कर्मचारियों की संख्या बढ़ गई है, बहुत अच्छे से उसको मैनेज करते हैं, ठीक है। दोनों के पास कुशल कर्मचारी हैं, स्किल्ड जो है एम्प्लॉय हैं दोनों के पास, जिससे वो प्राप्त हो जाता है, तो उसमें बैंक को जो है फायदा होता है और बैंक इसको आसानी से कवर कर लेता है। अगला है कि विलय से बैंकों की कार्य कुशलता में वृद्धि देखी जाती है। मैंने आपको बताया ना कि स्किल्ड एम्प्लॉय मिले अब बैंक को, और जब स्किल्ड एम्प्लॉय मिलेंगे तो बैंक में क्या होगा कि उसकी कार्य कुशलता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। जैसे मैंने इधर लिखा है कि दिस मर्जर आल्सो शो एन इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ बैंक, बैंक की कार्य कुशलता, कार्य करने की जो कुशलता है, क्योंकि ट्रेंड एम्प्लॉय मिले इधर भी और इधर भी, दोनों बैंकों के आपस में मिल गए, अब अधिक कर्मचारी मिले हैं, उसी चीज को हैंडल करना है तो बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे, ठीक है। जब दो या दो से अधिक बैंक साथ आते हैं तो उनकी कुल परिसंपत्ति में भी वृद्धि होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको बताया ना कि जैसे दो बसें मैंने आपको बताई कि दो बसें थी, उनके आपस में पार्टनर बन गए वो, कि अब अपनी दोनों बसें, तो क्या होगा कि इनकी परिसंपत्ति, जैसे मान लीजिए ए बैंक है, वो ए कोई बैंक है, अब इस बैंक के पास मान लीजिए 5 करोड़ रुपए की संपत्ति है अलग अलग शहरों के अंदर, और बी बैंक है, इस बैंक के पास संपत्ति है मान लीजिए 3 करोड़ की। तो अब जब ये बैंक ए बना, ये पूरा का पूरा बैंक जब वापस में जोड़ करके ए बैंक बनाया गया, तो उस सिचुएशन में इनकी संपत्ति अब कितनी हो गई है, 8 करोड़ रुपए की संपत्ति हो गई है, सिर्फ किसकी, इस एक बैंक की। तो परिसंपत्ति में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। जहां एक ही शहर में 2 ब्रांच है, या तो मैनेज कर दी जाएंगे, एक उसको क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। तो उससे क्या होगा कि इनके ऑपरेशनल कॉस्ट जो है उसमें तो कमी आएगी, और इनमें क्या होगा, इनकी परिसंपत्ति में वृद्धि हो जाएगी, जिनसे उनको ऋण देने की क्षमता बढ़ जाती है, और वे ग्राहकों का बड़ा लोन ऑफर भी कर पाते हैं, बड़ा लोन ऑफर कर पाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगली बात है यहाँ की, यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बिना राज्य की कोष की मदद लिए और अधिक संसाधन जुटाने में मदद करता है। देखो क्या होता है कि जो बैंक हैं उन्हें अब राज्य की मदद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस कंडीशन में, क्योंकि अब दो बैंक आपस में मिल गए हैं, दोनों के पास पैसा है, दोनों का पैसा आपस में मिल गया है, एनपीए भी रिकवर होने लगा है, तो सिचुएशन में उन्हें राज्य की मदद नहीं लेनी पड़ती है उस कोष को जुटाने के लिए, पैसा जुटाने के लिए, फंड जुटाने के लिए। बैंक के विलय से बैंकिंग सेवाओं का दायरा बढ़ जाता है। मैंने आपको पहले बताया, जैसे मान लीजिए हम आपको बताते हैं कि एसबीआई है, अब एसबीआई ऑनलाइन क्या करता है कि जैसे आपका यूपीआई बेस्ड सिस्टम या अपने खातों का डिजिटल रूप से संचालित करने के लिए एसबीआई की एक एप्लीकेशन है, उसका नाम है योनो, ठीक है, एसबीआई की एप्लीकेशन का नाम है योनो। अब मान लीजिए कोई एक छोटे बैंक को मिला दिया गया, उस छोटे बैंक के पास एक ऐसी एप्लीकेशन नहीं है जिसे वो संचालन कर सके। जब इन दोनों का मर्ज हुआ तो अब उन दोनों ही बैंकों के लिए कौन काम कर रही है, आपकी योनो काम कर रही है, यानी अब उसकी सुविधाओं में क्या हो गया, विस्तार हो गया है। यानी दूसरा जो बैंक यहाँ जुड़ा हुआ था उस बैंक के पास ऐसी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन अब जैसे एसबीआई के साथ वो मर्ज हुआ तो अब एसबीआई की सुविधा उसे मिलने लग गई, तो इसमें क्या हो गया, उसकी सेवाओं में विस्तार हो गया। यानी इस तरीके से तमाम तरह की जो सेवाएं हैं एक दूसरे बैंक की, वो आपस में क्या होती हैं कि उन सेवाओं का फायदा उन्हें मिलता है, और बैंकिंग सेवाएं देश के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को भी उनकी सेवाओं का लाभ मिलता है, और उससे जो है बैंकिंग सेवाओं के अंदर विस्तार होता है। ये इसका बहुत अच्छा फायदा है, ये आपको देखना है। अगला है बैंकों के मध्य चल रही नकारात्मक प्रतिस्पर्धाएं खत्म हो जाती हैं। जब दो बैंक आपस के अंदर मिल जाते हैं तो उनकी जो नेगेटिव जो उनके बीच जो कंपटीशन है वो धीरे धीरे उनके बीच में खत्म होता चला जाता है, ठीक है। अगला हमारे बीच में है, सरकार पर सार्वजनिक बैंकों के वित्त पोषण का बोझ कम हो जाता है। द गवर्नमेंट रिड्यूस द बर्डन ऑफ फाइनेंशियल पब्लिक बैंक। जो सरकार के जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है, पब्लिक सेक्टर के जो बैंक हैं, उन्हें सरकार का जो वित्त पोषण जो गवर्नमेंट करती है, वो वित्त पोषण वो सरकार का क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कि उन्हें वित्त का पोषण यानी धन का पोषण, यानी कि उन्हें धन उपलब्ध कराना, कि अगर वो डूब जाए, किसी ऐसी कंडीशन में आ जाए तो उसमें सरकार, देखिए बैंक में पैसा व्यक्ति तब जमा करवाता है क्योंकि उसे किस पर भरोसा होता है, सरकार पर भरोसा होता है। बैंक से भी ज्यादा व्यक्ति किस पर भरोसा होता है, सरकार पर भरोसा होता है। बैंक का मालिक किसी सिचुएशन में मान लीजिए कि भाग जाए, पैसे का जो है अपना व्यापार मतलब पैसे को जो है एक तरीके से इकट्ठा करके, और वो आउट ऑफ कंट्री, जैसे विजय मल्ल्या जैसे लोग, किंगफिशर के मालिक ऐसे भाग गए थे, ऐसे पीएनबी के अंदर भी उसकी जो चीफ जो उसकी सीईओ थी उसने भी लोन दे दिया था। और जब मतलब इस तरह कोई समस्या है, जैसे चिटफंड कंपनियां जो है वो पैसा जमा करके लोगों को भाग जाती हैं, अगर ऐसी सिचुएशन मान लीजिए क्रिएट होगी नहीं, लेकिन फिर भी मान लो अगर हो जाती है,
तो इस सिचुएशन में आदमी क्यों बैंकों में पैसे जमा कराए, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो वो इसलिए जमा करवाता है क्योंकि उसे पता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसका प्रशासनिक ढांचा जो वो इतना सुदृढ़ है कि वो किसी भी बैंक के मालिक को पैसे लेकर नहीं भागने देगी। तो इसलिए जो है लोग बैंक की बजाय किस पे फेथ करते हैं, गवर्नमेंट पे फेथ करते हैं। और गवर्नमेंट पे फेथ होता है तभी बैंकों के अंदर क्या होता है, पैसा जमा होता है। आपने देखा कि कोई ऐसा बैंक हो जिसे आरबीआई ये कह दे कि भाई इस बैंक को हमने मंजूरी नहीं दी है, ये गलत है, ठीक है। मान लीजिए कोई सोसाइटी है, कोई बैंक है, आरबीआई मना कर दे, भारत की सरकार मना कर दे, तो क्या लोग उसके अंदर पैसा जमा कराने जाएंगे? कभी नहीं जमा कराने जाएंगे, क्योंकि लोगों का विश्वास किसके ऊपर है, बैंक पर लोगों का विश्वास है, ठीक है। तो ऐसे आपको देखना है। अगला है कि बैंकों की संख्या जितनी कम होती है उन पर नियंत्रण करना भी उतना ही आसान होता है। बहुत आसान सी भाषा में एक बात लिखी गई है कि बैंक जो है, इससे बैंकों की संख्या जितनी कम होगी। देखिए पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट ने अब सिर्फ कितने बैंक छोड़े हैं, 12 ही बैंक छोड़े हैं, ठीक है। यानी कि बैंकों में अगर उनकी क्या है कि बैंकों की संख्या कम है, तो संख्या कम है तो गवर्नमेंट आसानी से उनका क्या कर लेती है, नियंत्रण कर लेती है, ठीक है। उनके ऊपर कंट्रोल कर लेती है गवर्नमेंट बहुत आसानी से, उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं आती है। द स्मॉलर द नंबर ऑफ बैंक द इजियर इट टू द कंट्रोल देम, नियंत्रण करने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं आती है। अगला है कि BASEL बेसल थर्ड के कठोर मापदंडों को पूरा करने में भी बैंकों को मदद मिलती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ BASEL, इसको आपको समझना है। देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ आप इसको समझिए एक बार, इसका मतलब क्या होता है। स्विट्जरलैंड का एक शहर है, नाम है बेसल, BASEL, इसको आपको समझना है। देखिए इसी के आधार पर कुछ नियम कानून कायदे बनाए गए। ये एक अलग टॉपिक है, कभी इसके ऊपर आपको बहुत आसानी से समझा देंगे। आज सिर्फ इसको मोटे मोटे शब्दों में समझ लीजिए, बेसल का मतलब क्या होता है। देखिए क्या होता है कि हमारे देश में भी रघुराम राजन जब गवर्नर थे तो उन्होंने 2019 तक की डेडलाइन बैंकों को दी थी कि वो बेसल के जो नियम है उनको अपने देश के अंदर अपने हिसाब से बनाए गए। ये बेसल के नियम क्या होता है कि बेसल के अकॉर्डिंग हमारा जो आरबीआई है वो कहता है कि अगर किसी बैंक के पास 100 करोड़ रुपए, सॉरी देखिए वो कहता है कि अगर किसी बैंक के पास 100 करोड़ रुपए हैं और वो इन 100 करोड़ रुपए का क्या कर सकता है, लोन दे सकता है। यानी किसी बैंक की क्षमता अगर इतनी है कि वो 100 करोड़ रुपए का क्या दे सकता है, लोन दे सकता है। तो बेसल थर्ड के अकॉर्डिंग वो कहता है कि इसकी कैटेगरी बनाई गई है, बेसल सेकंड और बेसल थर्ड, ठीक है, सेकंड और थर्ड। तो वो कहता है कि अगर 100 करोड़ रुपए आपके पास देने के लिए हैं तो 8% जो सेकंड, यानी कि इस पूरे का जो आपने दिया है इसका 8% प्लस में 2%। देखिए 8% और 2%, यानी वो कहता है मोटे शब्दों में आप ये समझ लीजिए कि टोटल 10% पैसा उस बैंक के पास होना चाहिए। अगर 10% पैसा उस बैंक के पास है, 10% पैसा अगर उस बैंक के पास है तो ही बैंक 100 करोड़ रुपए का लोन दे। यानी बैंक यहां उन्हें एक ऐसी सिचुएशन से बचाने की कोशिश करता है, आरबीआई एक ऐसी सिचुएशन से बचाने की कोशिश करता है कि किसी भी सिचुएशन में अगर बैंक जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति के अंदर नहीं आए। अगर उसके पास 100 करोड़ रुपए हैं तो 100 करोड़ रुपए है तो 10 करोड़ तो उसे क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। अगर उसने 100 करोड़ का लोन दिया तो बैंक के पास टोटल कितना कॉस्ट होना, कितना पैसा होना चाहिए, बैंक के पास 110 करोड़ रुपए होने चाहिए। ये कहता है, ठीक है। बेसल थर्ड के जो मानक है वो ये कहते हैं कि अगर आप 100 करोड़ रुपए का लोन देंगे तो आपके पास 110 करोड़ रुपए होने चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको? अगर 110 करोड़ रुपए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, 100 करोड़ का लोन दे सकते हैं। तो 100 करोड़ का लोन दे तो 10 करोड़ आपके पास होने चाहिए किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से लड़ने के लिए, उसके साथ आप जूझे नहीं, इस बात के लिए। ये हमारे बैंक का आरबीआई का मॉड्यूल है बेसल 3 का। तो ये आपको समझना है, कभी इसके ऊपर आपको एक स्पेशल क्लास हम आपको दे देंगे तो वो आपके समझ में आ जाएगी। इसमें आपको कुछ भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और लास्ट इसके अंदर बिंदु हमने इधर लिखा है कि इसके परिणाम स्वरूप भारतीय बैंकिंग प्रणाली और अधिक सशक्त होती है। एज ए रिजल्ट द इंडियन बैंकिंग सिस्टम बिकम्स मोर पावरफुल। ये हमने आपको बताया कि बैंक विलय के फायदे क्या हैं, इसे आपको समझना है, ठीक है। अब बैंक विलय के फायदे के बाद हम एक बार बैंक विलय का नकारात्मक पक्ष भी देखते हैं कि भाई इसका डाउन साइड क्या है। ये तो हमने देख लिया कि पॉजिटिविटी क्या है, इससे क्या क्या फायदे हो रहे हैं ये तो देख लिया, लेकिन अगर हमेशा सारे फायदे ही होते जाएंगे तो क्या सभी बैंकों का मर्ज कर देना चाहिए? ऐसा नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है कि इसके एक बार डाउन साइड्स को भी देखना है, बैंक मर्जर डाउन साइड, उसके नकारात्मक पक्ष को भी हमें देखना है कि उसका नकारात्मक पक्ष क्या कहता है। देखिए सबसे पहली बात, जो विशेषज्ञ हैं
जो वित्त विशेषज्ञ जो हैं वो मानते हैं कि बैंकों के विलय की प्रक्रिया सिर्फ कागजों पर ही होती है, क्योंकि प्रत्येक बैंक की अपनी एक कार्य संस्कृति होती है और कुछ कानूनी कार्रवाइयों के माध्यम से उसे नहीं बदला जा सकता। वित्त विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं। Experts have always believed that the process of merge of bank take place only on paper, as each bank had its own different work culture and cannot be changed through certain legal proceeding. वो कहते हैं कि वो बैंक अपनी प्रोसेस को नहीं बदलेंगे, अपनी कार्य की संस्कृति को नहीं बदलेंगे। प्रत्येक बैंक का कार्य करने का अपना एक जो है अलग ही तरीका होता है। अगला है कि बैंक यूनियन, बैंक कर्मचारी यूनियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको देखना है। बैंक कर्मचारी यूनियन हमेशा से बैंकों की प्रक्रिया का, विलय की प्रक्रिया का विरोध करते आए हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इसके प्रभाव से बैंक कर्मियों को नौकरी से निकाल दिया जाता है और वो बेरोजगार हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसा होता है, दो बैंक आपस में मिलते हैं। अब दोनों ही बैंकों के आपस में क्या हो गया है, समझौता हो गया, सहमति हो गई है। अब दोनों बैंक आपस में बात करते हैं कि भाई मेरे तो जब इतने कर्मचारी मिलाएंगे, हमारे पास ब्रांच इतनी, रिसोर्सेज इतने हैं, तो ऐसे करते हैं कि इस मैन पावर को, इतनी मैन पावर को हम यहाँ से हटा देते हैं। अगर इतने लोगों को हटा देंगे तो बैंक के पास क्या हो, क्योंकि देखिए बैंकों का विलय कब हो रहा है, जब घाटे की ओर जा रहे हैं तब, और घाटे की ओर जा रहे हैं तो उस घाटे की स्थिति से उबरने के लिए हमेशा एक ही बचाव होता है। वो बचाव ये है कि अब सुविधाओं पर, यानी ऑपरेशनल कॉस्ट कम करना, और ऑपरेशनल कॉस्ट कम करने के लिए सबसे ज्यादा पैसा किस पे खर्च हो रहा है, कर्मचारियों पर। तो वो क्या करेंगे कि कर्मचारियों को क्या कर देते हैं, नौकरी से निकाल देते हैं। तो इसका बैंक कर्मचारी यूनियन हमेशा से इसका क्या करते आए हैं, विरोध करते हैं। तो ये आपको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बैंक एम्प्लॉयज यूनियन हैव ऑलवेज अपोज्ड द प्रोसेस ऑफ मर्जर्स ऑफ बैंक, एज दे बिलीव दैट द इफेक्ट्स ऑफ दिस इज दैट मैनी बैंकर्स आर फायर्ड एंड बिकम अनएम्प्लॉयड। बेरोजगारी बढ़ जाती है उससे। बड़े बैंक बाजार की शक्ति के साथ एकाधिकार व्यवहार का पालन कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय आवश्यकताओं की उपेक्षा हो सकती है। बड़ा बैंक छोटे बैंक का अधिग्रहण करेगा तो मनमानी चलाएगा, और उन क्षेत्रों में जहां वो बैंक पहले से स्थापित है, जहां लोगों के खाते पहले से खुले हुए हैं, वहां जो है मनी का पूरा रोटेशन हो रहा है, वहां अब बैंक अपने नियम दोबारा से वहां थोप देता है। तो उन सब चीजों को मानना पड़ता है। जैसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। जैसे मैं एसबीबीजे की बात आपको बताऊं कि पहले एसबीबीजे था। एसबीबीजे जब था तो एसबीबीजे विशेष तौर पर राजस्थान में इसका बहुत प्रभाव था। तो यहाँ पे किसी भी खाते के लिए न्यूनतम राशि का कोई प्रावधान नहीं था, ठीक है। तो इसलिए वहां बेसिकली राजस्थान में मैक्सिमम जो खाते थे वो एसबीबीजे के अंदर ही थे। और जब एसबीबीजे का एसबीआई के अंदर विलय करवा दिया गया, तो एसबीआई ने क्या किया कि अगर आपके खाते में 1000 रुपए नहीं है तो क्या होगा कि आपको जो है उसका बैंक जो है एक पेनल्टी के रूप में आपसे कुछ राशि वसूलेगा। और धीरे धीरे एसबीबीजे जब एसबीआई के अंदर मिला तो उस पर क्या हो गया, एकाधिकार हो गया, क्योंकि उसे एक कस्टमर्स का एक बहुत बड़ा नंबर उसे बाजार में अपने आप ही मिल गया विलय होते ही। क्योंकि एसबीबीजे जो है वो राजस्थान में अपना बहुत बड़ा प्रभुत्व स्थापित किए हुए था, और जैसे ही एसबीआई उसके साथ आया, एसबीआई ने एसबीबीजे का मर्ज कर लिया, उसमें विलय करवा दिया गया, तो उसके सारे कस्टमर अब किसके हो गए, एसबीआई के हो गए। तो एसबीआई ने अब अपनी मनमानी शुरू करनी कर दी कि अब अगर आपके खाते में 1000 रुपए नहीं तो हम पैसा काटेंगे। अब लोगों ने कहा साहब एसबीबीजे में तो ऐसा नहीं था, एसबीबीजे में नहीं था, अब एसबीबीजे नाउ एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अब एसबीआई हो गया है वो, अब आपको मानना पड़ेगा। तो ये एकाधिकार की समस्या जो है वो भी बहुत आती है, बहुत दिक्कतें आती हैं। तो अगली चीज है कि मजबूत बैंकों और कमजोर बैंकों के विलय से मजबूत बैंकों का प्रबंधन भी कमजोर हो जाता है। कई बार छोटा जो बैंक है उसमें बहुत ज्यादा घाटे की स्थिति में है, और मजबूत बैंक के साथ जैसे जुड़ा तो घाटा तो साथ लेकर के जाएगा ना, घाटा कहां जाएगा उसका, तो घाटा भी साथ चला जाएगा। तो अब बड़ा बैंक जो था उसका पहले से कुछ घाटा उसका भी था, और कुछ क्या हुआ कि छोटे बैंक का घाटा हो गया। अब दोनों की स्थिति जैसे आई तो अब उनका मैनेजमेंट भी क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। और जब दोनों का मैनेजमेंट वीक हो जाता है तो इससे समग्र बैंकिंग प्रणाली, जो बैंकिंग जो सिस्टम है उसकी हेल्थ के ऊपर भी इससे क्या पड़ जाता है, फर्क पड़ जाता है, ठीक है। तो ये आपको देखना है। इधर जैसे मैंने लिखा है, द मर्जर ऑफ द स्ट्रॉन्ग बैंक एंड वीक बैंक आल्सो वीकनेस द मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बैंक एंड लीड टू ए सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द हेल्थ ऑफ द ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम। नेक्स्ट है, यह राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों के दीर्घकालीन प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। राज्य का जो जिसके साथ जुड़ा हुआ है, राज्य के स्वामित्व हैं, उनका लंबे समय बाद लॉन्ग टर्म की जो परफॉर्मेंस थी उसके ऊपर भी ये नेगेटिव इफेक्ट डालता है। दिस कैन नेगेटिव इम्पैक्ट द लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट ओन्ड बैंक, सरकार के जो बैंक होते हैं उनके साथ। अब इसके बीच में हम एक चीज और देखते हैं कि बैंकों का विलय और नरसिंघम समिति, मर्जर ऑफ बैंक एंड नरसिंघम कमेटी, नरसिंघम कमेटी जो है वो बनाई गई थी। हम एक बार इसे देखना बहुत जरूरी है। देखिए किसी भी चीज को पढ़ने से पहले
आपको उसके कानूनी प्रावधान को बहुत जरूरी देखना है कि जैसे अभी मान लीजिए प्रोटेस्ट ऑफ फार्मर, नई दिल्ली में किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, विशेष तौर पे हमारे जो स्टेट है हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और यूपी, लगभग ये जो स्टेट हैं ये वहां इनके किसान वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अब इसके प्रदर्शन में आपको, अगर आपको समझना है कि प्रोटेस्ट ऑफ फार्मर, ये किसान जो एक्ट है, फार्मर्स एक्ट जो लाए गए, ये इनके अंदर क्या कुछ कमी है, तो उससे पहले हमें एक बार उसकी विधि यानी कि लॉ की जो सिचुएशन है वो देखनी बहुत जरूरी है कि उससे संबंधित कौन कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा कमेटी बनाई गई, उन्होंने क्या डिसीजन दिए, क्या उन्होंने सुझाव दिए गवर्नमेंट को, ये देखना बहुत जरूरी है। तो हम यहां देखेंगे उसको समझने के लिए कि बैंकों का विलय और नरसिंहम समिति यानी मर्जर्स ऑफ बैंक एंड नरसिंहम कमेटी। देखिए कि बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार ने वर्ष 1991 में 1991 में एम नरसिंहम की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई। ठीक है, ये हाई लेवल कमेटी बनाई और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में, इन्होंने क्या कहा ये देखिए, बैंकिंग क्षेत्र में 4 स्तरीय ढांचे की व्यवस्था की जाए जिसमें 3 या 4 बड़े बैंक होंगे, एसबीआई इसमें शामिल होगा, इसे शीर्ष स्थान प्राप्त होगा और यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपना कार्य कर सकेगा। यानी उन्होंने यहाँ एसबीआई को प्रमुख तौर पे रखा और उस कमेटी ने अपने ये बात जो है सुझाव सरकार को दिया। इन 1991 हाई लेवल कमेटी वाज फॉर्म्ड अंडर द चेयरपर्सन ऑफ एम नरसिंहम टू इंप्रूव द बैंकिंग सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए कमेटी बनाई गई। दिस कमेटी हैड सेड इन इट्स रिपोर्ट दैट ए 4-tier स्ट्रक्चर शुड बी अरेंज्ड इन द बैंकिंग सेक्टर in which there will be 3 or 4 big banks. SBI will be involved in this and it will get the top position and it will also be able to do its work at the international level, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वह काम करे। इसके अलावा वर्ष 1998 में सरकार द्वारा एम नरसिंहम की अध्यक्षता में एक और कमेटी का गठन किया और इस समिति का मुख्य कार्य भारत के बैंकिंग सुधारों की समीक्षा करना और उसके लिए उपयुक्त सुझाव देना था। समिति ने अप्रैल 1998 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कई अन्य सिफारिशों के साथ बड़े बैंकों के विलय की सिफारिश कर दी थी। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, इन द ईयर 1998 also another committee was formed by the government under the chairmanship of M. Narasimha. The main function of this committee was to review India's banking reforms and to make suggestions above. The committee, while presenting its report in April 1998, had also recommended merger of large bank along with several other recommendations. तो सरकार ने जो है कमेटी बनाई। आपको पता है बैंकिंग सेक्टर के अंदर जब रिफॉर्म्स लाए गए थे, इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स जब आए अपने देश में 1991 और 1990-91 में जब आर्थिक सुधार लागू, उसके बाद बैंकों के अंदर भी आर्थिक सुधार लागू किए गए, तभी प्राइवेट बैंकों को जो है वो मंजूरी दी गई थी। तो ये आपको इसको एक बार देखना भी बहुत जरूरी है। इसके बाद है बैंकों की विलय और एनपीए की समस्या। एनपीए की समस्या को बहुत जरूरी देखना है, मैंने आपको पहले भी बताया था एनपीए की समस्या। एक बार थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ हमने यहाँ किया है। देखिए इसमें हमने लिखा कि वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, 17-18 का एग्जाम्पल मैंने रखा है, ऋण वसूली की स्थिति इतनी गंभीर रही कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 1.2 लाख करोड़ रुपए मूल्य के एनपीए को राइट ऑफ करना पड़ा। देखिए राइट ऑफ करने का मतलब यह होता है कि यानी कि बट्टे में डाल दिया। बट्टे में डालने का मतलब है कि बैंक ये मान लेता है कि ये जो पैसा है ये अब अपने पास वापस नहीं आने वाला। यानी ये देखिए कि सार्वजनिक क्षेत्र के पब्लिक सेक्टर के जो बैंक थे उनके 2017-18 का जो वित्त वर्ष था, फाइनेंशियल ईयर 2017 और 18, उसमें 1.2 लाख करोड़ रुपए का एनपीए इन बैंकों के बट्टे के अंदर डाला गया था। इसका मतलब यह था बैंकों ने मान लिया कि अब इसकी वसूली नहीं होगी, यानी घाटा है, ये बैंक का सीधा सा घाटा है। बीते कुछ समय से स्थिति यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक केवल अपने एनपीए के कारण ही चर्चा में हैं। ये हर बैंक की कि इस बैंक का एनपीए इतना है, इसका एनपीए इतना, मतलब वो बैंक इतना घाटे में चल रहा है, वो बैंक इतना घाटे में चल रहा है, इसी वजह से चर्चा में। ऐसे में सरकार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पटरी पर लाने के लिए उपाय करना एक बड़ी चुनौती बन गया है। सवाल ये उठता है, क्या बैंकों के विलय से एनपीए की समस्या को संबोधित किया जा सकता है? क्या बैंकों की समस्या को समाप्त किया जा सकता है? इस सवाल पर कई विशेषज्ञ मानते हैं, जो वित्त विशेषज्ञ हैं वो मानते हैं कि बैंकों का विलय स्वयं में उनके खातों में खराब ऋणों के समग्र आकार में कमी नहीं लाएगा। वो कहते हैं कि इससे उनके जो एनपीए है उसमें कमी नहीं आएगी। साधारण सी बात है, नहीं आएगी। खराब ऋण यानी कि बैड लोन्स के आकार में कमी तब आएगी जब बैंक इन ऋणों की वसूली में सफल
होंगे या जब ये ऋण उनकी बैलेंस शीट से राइट ऑफ कर दिए जाएंगे। देश में अपर्याप्त न्यायिक प्रणाली के कारण खराब ऋण की वसूली प्रक्रिया धीमी बनी हुई और बैंक अपने खराब ऋणों को पूर्णतः राइट ऑफ करने को तैयार नहीं है। देखिए, हमारे देश में अलग अलग स्टेट में अलग अलग सरकार ने अलग अलग कानून बनाए हुए हैं। जैसे 2 एकड़ तक की जमीन, स्टेट ऑफ राजस्थान में लगभग ऐसा है कि 2 एकड़ तक की जमीन के ऊपर सरकार जो बैंक है वो जो है उनकी कुर्की नहीं कर सकता है, नीलामी नहीं करवा सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में यानी कि गवर्नमेंट ने कह दिया कि इसकी इतनी जमीन है, इसकी नीलामी नहीं करेंगे भाई आप, इसने लोन ले लिया, नहीं चुका पा रहा तो नहीं चुका पा रहा है, ठीक है। इस सिचुएशन में अब क्या होगा, इस सिचुएशन में बैंक का उसे क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा, बैंक का एनपीए बढ़ता जाएगा। और जो प्राइवेट जो बैंक है वो अपनी इस प्रक्रिया को यानी पहले ही, लोन देने से पहले ही वो इसे सुदृढ़ किए हुए हैं कि वो पूर्णतः सिक्योरिटी के बाद ही क्या करते हैं, लोन देते हैं। बैंक का हमेशा अब एक मोटो हो गया है, लोन बैंक तब देगा जब बैंक को यह लगेगा कि हाँ अब इससे ये इस व्यक्ति को जो लोन दे रहा हूं इसका पूरा पैसा मुझे वापस मिल जाएगा। तो ये इस बात की जब बैंक को पूरी श्योरिटी होती है, पूरी बैंक को लगता है कि हाँ मिल जाएगा, तो ये बैंक का एनपीए जो है वो लगातार क्या हो, डिक्रीज हो, न कि क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो ये पब्लिक सेक्टर के बैंकों के सामने बहुत समस्या आई, सरकार के नियमों की वजह से भी आई, न्यायिक प्रणाली की वजह से भी आई। अगला है, वहीं एक अन्य पक्ष यह भी मानता है कि भले इससे एनपीए को ज्यादा कम नहीं किया जा सकता है, परंतु इसके कारण भविष्य में बैंकों के एनपीए प्रबंधन की क्षमता जरूर बढ़ जाएगी, उसके मैनेजमेंट की क्षमता बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अलग अलग बैंकों का सिस्टम है। जैसे आजकल जो प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक हैं वो अपने यहाँ सेल्स जो डिपार्टमेंट है उनको पूरा अच्छी एक इंस्टीट्यूट के साथ जोड़ करके क्या करते हैं कि वो उनको ट्रेनिंग दिलाते हैं, यानी स्किल्ड पर्सन उनको बनाते हैं। ताकि स्किल पर्सन इसलिए बनाया जा रहा है कि भविष्य में बैंक जो है वो डूबे नहीं, यानी बैंक का एनपीए जो है वो बढ़े नहीं, इस बात के लिए वो पहले उन्हें स्किल दे रहे हैं, स्किल देने के बाद उन्हें वो मार्केट में उतारेंगे। तो देखिए, जब भी किसी कंपनी में कार्य कुशलता कब बढ़ती है, जब उसके अंदर कुशल कर्मचारी होते हैं। तो बैंकों का, प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक हैं वो अपने जो कर्मचारी हैं उनमें कुशलता बढ़ाने, स्किल बेस्ड उन्हें बनाने के ऊपर पूरा ध्यान दे रहे हैं। जैसे एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, आपका एक्सिस बैंक है, आरबीएल है, इस तरह के जो बैंक हैं इनका मणिपाल के साथ टाई अप है। तो वो उनको क्या करते हैं कि वहां उन्हें स्किल दी जाती है, स्किल देने के बाद अब वो उन्हें बैंकिंग सेक्टर में उतारेंगे ताकि बैंक का एनपीए है वो क्या हो कि एनपीए डिक्रीज ही हो, एनपीए इंक्रीज नहीं हो, इस बात के। जबकि पब्लिक सेक्टर में ऐसा नहीं है, वहां उन्हें 6 सप्ताह की ट्रेनिंग दे दी और उसके बाद उन्हें मार्केट में उतार दिया जाता है। तो स्किल्ड बेस्ड जब एम्प्लॉय होते हैं तो इस सिचुएशन में एमपीए की प्रबंधन की जो क्षमता है, मैनेजमेंट करने की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है कि बढ़ जाती है। तो इससे भी उनको क्या होता है, फायदा होता है। अगला है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, बैंकों से रिलेटेड एक नया वीडियो मैं आपके सामने रखूंगा, उसमें आपको बताएंगे कि बैंकों का जो सिस्टम अपने देश में कितने प्रकार के बैंक है, शेड्यूल और नॉट शेड्यूल बैंक जो होते हैं अपने देश में, अनुसूचित और गैर अनुसूचित जो बैंकों की जो पूरे स्ट्रक्चर है वो मैं आपको पूरा समझाऊंगा। तो यहाँ एक बार अपन मोटे मोटे तौर पे एक बार अपन देख लेते हैं इधर कि देश में सार्वजनिक क्षेत्र के कुल 12 बैंक हैं, आपको देखना है। ये बैंकिंग सेक्टर का कुल एनपीए यानी डूबे हुए कर्ज में इन बैंकों का हिस्सा कितना है, 90% है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि दीज बैंक्स अकाउंट फॉर 90% ऑफ द टोटल एनपीए ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, यानी बैंकिंग सेक्टर में एनपीए का जो यानी कि जो डूबा हुआ कर्ज है उसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का, पब्लिक सेक्टर के बैंकों का जो हिस्सा है वो 90% है। यानी यहां आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो भी देश में मान लीजिए अगर 100 रुपए लोन के डूब गए हैं पूरे देश में, सब प्रकार के कर्मचारियों के लिए हुए अगर 100 रुपए डूब गए हैं, तो उस सिचुएशन में 100 रुपए की सिचुएशन में से 90 रुपए तो किसके डूबे हुए हैं, सरकारी बैंकों के। 90 रुपए तो किसके डूब गए, सरकारी बैंकों के डूब गए इसमें से, और 10 रुपए किसके डूबे हैं, प्राइवेट बैंकों के। तो इसका साधारण सा अर्थ है कि प्राइवेट बैंकों का जो एनपीए का जो मैनेजमेंट है वो क्या है, बहुत स्ट्रांग है। मैंने बताया ना, स्किल्ड एम्प्लॉय है उनके पास में। और जो पब्लिक सेक्टर के जो बैंक है उनका क्या हो रहा है कि वो उसको आसानी से कर नहीं पा रहे हैं, उसे रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। अगली बात है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लगभग 7.34 लाख करोड़ रुपए क्या हो गए हैं, एनपीए में डूब गए। देखिए बहुत बड़ी अमाउंट है, 7.34 लाख करोड़ रुपए वो एनपीए के अंदर डूब गए हैं। देश के सबसे बड़े बैंक यहाँ ये देखिए, देश का सबसे बड़ा बैंक है अपना एसबीआई। तो देश का जो सबसे बड़ा बैंक है, इस सबसे बड़े बैंक एसबीआई को 29,031 करोड़ रुपए लिखना बंद है। लिखना बंद का मतलब क्या हो गया है कि उन्होंने इसे
एनपीए की सूची में डाल दिया है। ये करंट रिपोर्ट है। तो 29,031 करोड़, हालांकि कम हुआ है एसबीआई का, पहले से कम हुआ है, पहले बहुत ज्यादा था, लगभग 43,000 करोड़ के आसपास था, लेकिन फिर भी 29,031 करोड़ रुपए तो एसबीआई ने अपने उसमें राइट ऑफ में डाल दिया है कि भाई इनकी रिकवरी जो है वो नहीं हो पाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपके साथ अगली क्लास में कुछ नए अंदाज में और एक नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर अभी मुझे कमेंट्स लिखें, ताकि आपके कमेंट्स के हिसाब से अगली क्लास में हम कुछ नए जो है परिवर्तन कर सकें, और कोशिश करें कि आपको समझ में आए, जो आप चाहते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो भी कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है, आप वहां जाकर के लिखें। आपके कमेंट सेक्शन में लिखने से मुझे हौसला मिलेगा, और आपके हौसले के कारण अगली क्लास बहुत अच्छे से मैं आपके बीच में रख पाऊंगा। आप इस वीडियो को अभी अपने दोस्तों के साथ इसी वक्त शेयर करें, ताकि उन्हें भी आपको जो स्टडी मटेरियल मिला है, आपको जो इससे होने वाली शैक्षिक क्रांति में जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है, वो आपके उन दोस्तों तक भी मिले, उन दोस्तों को भी मिले, और उन्हें अच्छा लगे कि आपने उनके पास एक बहुत अच्छा कंटेंट भेजा है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।